नमस्कार साथियों। आज कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे साथ सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य मुकुल वासनिक जी भी हैं। मैं पहले ही कह दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं। आपसे बातचीत करेंगे, एक वक्तव्य भी देंगे। पहले जो सवाल आप करेंगे इसी मुद्दे पर करिएगा, और अलग विषय हैं उस पर हम अलग से बातचीत कर सकते हैं। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ जो मुद्दा अभी कांग्रेस अध्यक्ष जी उठाने वाले हैं उसी पर आप सवाल कीजिएगा। मैं अभी आदरणीय खड़गे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता बीजेपी के ओर से स्वीकार किया नहीं गया, और वो बार बार आरएसएस, बीजेपी एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता है, एमपीज हैं, आरएसएस संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है, और खास करके बीजेपी और आरएसएस प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम, मोहन भागवत जी, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं, और कोई कहीं प्रश्न आया, कोई पूछे, नहीं अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है, मैं ये कहूँगा, ये बड़ी एक बुरी मानसिकता है। इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे। एससी एसटी का रिजर्वेशन संविधान में तो दिया गया है,
अब क्या बदलना चाहते हैं आप? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है। और हमेशा ये कहते हैं अभी भी कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी होना अगर किसी के बीजेपी के एमपी और वर्करों से और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजॉरिटी का, यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बोलने लगाए हैं। नहीं तो अगर मोदी जी के पास हिम्मत है, अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा, अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है। एक तरफ तो तुम चुप बैठते हो, ये दूसरे तरफ संविधान की रक्षा हम करते हो ये कहते हैं। तो ये जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। और दूसरी बात, संविधान बनाने में, देश को आजादी दिलाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इन्होंने तिरंगा झंडा को भी अपोज किया। तिरंगा झंडे में जो अशोक चक्र है उसको अपोज किया। और वो आज भी अपना भगवा झंडा आरएसएस लगाते, राष्ट्रीय झंडे को उतना महत्व नहीं देते। और मोदी जी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, नमन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके उसूलों को वो नहीं मानते। अगर उसूलों को मानते तो उसको जिन जिन लोग ये बात कह रहे हैं, जो लोग, उन लोगों को पार्टी से निकाले या उनके टिकट को बंद कर दे, या उनको बोल दो आइंदा अगर आपने ऐसा किया मैं आपको पार्टी के बाहर निकालूंगा, ये सहन नहीं करूंगा। ये खासकर गरीबों के लिए बना हुआ संविधान है। सोशल जस्टिस ये संविधान में है। और सोशल जस्टिस आप इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये कहूंगा कि आप मनुवादी हैं। संविधान जो बना तब से लोगों को, गरीब लोगों को, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, उनको जो आज़ादी मिली है, वोट की आज़ादी मिली है, महिलाओं को भी, नहीं तो किसी देश में महिलाओं को वोटिंग अधिकार इमीडिएटली मिला है। आप देखिए इतिहास निकाल के, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं भी आप देखो, कहीं भी आज़ादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद किसी ने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये एक ही संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और ये सभी लोगों ने मिलके जो तैयार किया, ये एक ही संविधान है। सभी महिलाओं को, गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को और जो वंचित लोग हैं उनको समान अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको समान वोटिंग का अधिकार दिया। ये भी नहीं मानते और ऊपर से हमको पूछते तुमने क्या किया। ये सबसे बड़ा महत्व काम हमने किया और इसको निकालने की कोशिश आप कर रहे हैं। ये बड़ी, मैं तो कहूँगा मुझे तो शर्म आती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं
बीजेपी वाले या लोग संविधान को निकालने की बात करते, उनको आती या नहीं आती मुझे मालूम नहीं, कभी मौका मिले तो आप उनसे पूछ लेना चाहिए। तिरंगा का तो विरोध किया ही किया। आज भी वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते ही रहते, या तो कांग्रेस का, या तो हमारे नेताओं का, या हमारा, ये करते रहते हैं। करने दो, उनको आजादी है, हमने आजादी दी संविधान में, कोई भी बोल सकता है। हम तो ये आजादी दिए हैं, आपको भी आजादी मिली है, लिखने की आजादी, पढ़ने की आजादी, बोलने की आजादी आपको भी मिली है। अगर ये बंद कर लेना अगर आपकी इच्छा है, आप भी चुप बैठिए। अगर आप भी नहीं चाहते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ठीक है, ये सब चल रहा है। उसके बाद वो माइनॉरिटी को भी नहीं चाहते, और जो बाबा साहब खुद ही संविधान लिखने के बाद भी उन्होंने इसको जलाया, इनके लोगों ने, और ये नहीं चाहिए हमको, उन्होंने कहा। तो वो छोड़िए, उसके बाद में भी लंबा यशस्वी कानून, यशस्वी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी आप 70 साल के बाद या 75 साल के बाद अभी भी परीक्षा करना चाहते हैं, तो ये बड़ा दुर्दैव है। और मैं कहूँगा कि ये गरीबों को हकूक छीनने के लिए ये सारी इनकी कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, संविधान के तहत जो संस्थाएं हैं, ऑटोनमस बॉडीज है, उन ऑटोनमस बॉडीज को भी इन्होंने एक एक करके खत्म कर रहे हैं। चाहे सीएजी हो, और सीएजी में जो रिपोर्ट आते हैं उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं करते। हमने एक आंकड़ा निकाला है, सीएजी में स्टेट, बीजेपी रूल्ड स्टेट में कितना घपला हो गया, सेंटर में कितना घपला हो गया, ये सब हमने आंकड़े जमाए हैं। तो सीएजी के रिपोर्ट में ही निकलता है कि 8,50,000 करोड़ आज घोटाला है इसमें, लेकिन वो कभी मानने को तैयार नहीं। सीएजी रिपोर्ट और किसी की होती तो अब तक उसको उनका 12 बजाते थे। आपके पास क्या बोलते मालूम नहीं, 12 बजाना। तो ये ऐसे लोग हैं, इनसेंसिटिव, थिकनेस है, ये क्या इसको बोलते हैं, स्किन को, थिक स्किन है, मोटी चमड़ी, तो उनको कोई होता ही नहीं। और वो जो कहते हैं वही बात उसको पुनरावृत्त करते, 100 बार बोलते। तो ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी वीवीपैट का मुद्दा रखे हैं, लेकिन वो 100% दो भाई, जो वोट डालता है वो सब गिनेंगे, बस हमारा और दूसरा कुछ नहीं है। जो लोग वोट करते हैं, जो वीवीपैट आती है, तो 100% गिनो। क्या तकलीफ है आपको? उसके ऊपर भी उनका कोई उत्तर नहीं है। फिर पीएम साहब खुद नहीं कहते कुछ, दूसरों से कहलाते हैं। ये बड़ा अजब है।
अबे तुम कैसा, हमारे पास कहावत है देहातों में, माफ करना मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ आपको। वो क्या करते हैं कि एक तरफ बच्चे को चिमटा देते हैं, दूसरे तरफ फिर उसको थोप देते हैं कि अरे अरे मत रो मत रो। ये नीति है उनकी। इधर बोलने का, अरे तुम बोलते जाओ मैं समझाते जाता हूं, यही कर रहे हैं वो। इसके बाद और एक प्रश्न है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है, और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब अंक संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का। क्या फिर निकालो ना भाई, 1-2 हज़ार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते, फिर बहुत से बार हम डिसेंट नोट देना पड़ता है। क्यों? कि सच उनके सामने रखे, फैक्ट्स भी रखे तो बाजू निकाल देते हैं। ठीक है, आप कैसे हैं रमेश जी, क्या है आपके लिए? ठीक है, ठीक है, लिखो। ये मेरा अनुभव में बोल रहा हूँ, मैं भी 7-8 साल वो काम किया हूँ, तो ऐसा चलता है, सलाह मशूरा नहीं होता, या उन जिन कैंडिडेट को वो प्रपोज करते हैं उससे भी बेहतर कैंडिडेट है तो भी उसको नहीं लेते। एक अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो लिस्ट का पता चलेगा अगर जल्दी वो बहुत ही ऑनेस्ट है, सिंसियर है, किनके पास किनसे भी मदद अगर नहीं लिए और वो अपने आप प्रिंट करके बॉन्ड्स बना लिए हैं तो बात और है कि, लेकिन आज वो एसबीआई कह रही है कि जुलाई तक हम आपको बताएंगे सब चीजें। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास, ये देखो लाखों में है, करोड़ों में है, तो बात और है। ये सिर्फ गिने गिने लोग दिए सो है, आप उसका लिस्ट इमीडिएटली कर सकते हो, तो वो भी वो नहीं करना चाहते क्योंकि इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं। फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे, उनका ये है। और मीडिया रिपोर्ट से ये तो अब उजागर हो गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी ये रेड डलवाकर किन किन के पास बॉन्ड लिए उनके नाम खुल जाएंगे, तो वो नहीं चाहते इसको उनके नाम खुलवाना। तो ये मौके और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो खुद जवाबदेही है, और ये उनका अगर क्लियर मंशा है, साफ नीयत अगर साफ है तो जरूर वो बता सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, अरे भाई पहले तुम तो खुल के आओ, तुम तो बता दो। वो नहीं बताएंगे, भाषण करते करते कितना फिरेंगे। अब तो क्या है, हिंदी छोड़ दी है उन्होंने, तमिल, तेलुगु,
कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, आसामी, बंगाली, सब भाषा में भाषण कर रहे हैं। क्या लोग इतने बेवकूफ है, नहीं समझते? अरे आपने देख देख कर बोल रहे, किसी का आवाज पीछे है, लोगों को मालूम नहीं होता वो प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किसका है। तो ये चीजें ऐसे, मैं मेरे 53 साल में बहुत से प्राइम मिनिस्टर के भाषण सुना, कोई पीछे बोल रहा है और इन्हों कन्नड़ा में इन्हों बोल रहे हैं, तमिल में बोल रहे हैं, तेलुगु में बोल रहे हैं, मलयाली में बोल रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ रहे भाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे भैया आर्टिफिशियल, कहीं उसकी कुंजी खो गई आर्टिफिशियल की तो आप पूरा बंद हो जाता है। अगर बटन गलत दबाए खत्म होता, तो इसीलिए ये चीजें वो कर रहे हैं। खैर, अंत में समाप्त करने से पहले आपको मुझे और 2 मिनट देना चाहिए। मैं आपका लूंगा, इसलिए लूंगा कि 25 नवंबर 1949 में 26 जनवरी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, उसका मैं कोट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर बाद में उन्होंने जो कहा, वो उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? ये बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी, उसने एक बार खो दिया था, क्या वो उसे दूसरी बार खो देना चाहता है? ये तथ्य मुझे व्यतीत करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का, ये भी एक विश्वासघात है, लोगों को तोड़ने का, लोगों को अलग करने का। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त, धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे, यानी संविधान के खिलाफ बोलने वाले भी होंगे। तब उन्होंने यही कहा, जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारों वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे? भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश के ऊपर समझेंगे? मैं नहीं जानता, परंतु ये सत्य है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वो हमेशा के लिए खो जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सुपुर्द करते वक्त उन्होंने ये कहा था।
ऐसे देश के लिए, देश को एकता से रखने के लिए उन्होंने तकरीर की, लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें सूचित किए अनेक विषयों को आज आरएसएस बीजेपी खत्म करना चाहती है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और इधर बीजेपी आरएसएस को अपना काम करने दे रही है। इसीलिए मैं कहूँगा इसका हम खंडन करते हैं। अगर कोई संविधान बदलने की कोशिश करेगा तो इस देश में पूरा बहुत बड़ा हंगामा होगा। मैं चाहता हूँ कि देश मिल के रहना है, मिल के रहेगा, एकता से रहेगा। हम सारे लोग कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। पानी दिए, अच्छा हो गया। संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या है? क्योंकि आप लोगों तक तो बात पहुंचाएंगे ही, चुनाव है, लेकिन इसके आगे आप लोग क्या करने का विचार कर रहे हैं? के लिए जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं या आप आपको नहीं भय पढ़े? है? नहीं, आप नहीं पढ़े? मैंने पढ़ा सर। मैं पूछ रहा हूं आपको, पढ़ने के बाद ही हम आरोप लगा। उस पर आप आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए, हम हाउस में भी इस बात को अनेक बार रखे। आप सुने होंगे, मैं जब लोअर हाउस में भी था तब भी मैं संविधान के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में और जो गरीब तबके के लोग हैं, जब भी कुचला जाता था, उनको जब उनके स्वाभिमान को धक्का लगता था, हम हमेशा बोलते रहे, करते रहे, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। और जब ऐसे मानसिकता से अगर बीजेपी बोलते गई तो अब 2024 में लोग इसको देख रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को देख रहे हैं, इनके भावनाओं को देख रहे हैं, इनके विचार को देख रहे हैं, वो फैसला लेंगे। खड़गे साहब, चुनाव आयोग को लेके दो इलेक्शन कमीशन की पोस्ट वेकेंट है। 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। अरुण गोयल साहब ने भी रिजाइन कर दिया है। क्या आप लोग कुछ नामों के साथ अधीर रंजन चौधरी जाएंगे, क्योंकि कोई नाम सामने आए नहीं है? और क्या ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो अपॉइंटमेंट है जिस तरह से होगी, तो क्या उसके आगे कोई रणनीति आप लोग ने बनाई है? ये देखिए, हमेशा ये जो ऐसे मीटिंग बुलाते हैं, सीईसी का हो, सीबीआई का हो या विजिलेंस का हो, जब बुलाते हैं तो पहले तो वो खुद ही लिस्ट भेजते थे। हम वो देखकर कौन अच्छा है, किसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो गई है पीछे, ये सब उसके एंटीसीडेंट देख के हम लोग टिक करके देख कर लेके जाते थे और वहाँ ऑब्जेक्शन रेज करते थे। अब क्या हो गया, सब जल्दी वही झट से लेना, झट मंगनी पट विहार, क्या बोलते हैं, हाँ, पट विहार, ये चल रहा। हाँ सर, आपने जिन बीजेपी के सांसद के बयान का जिक्र किया, जिन्होंने ये बयान दिया था कि 2/3 बहुमत लाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, बीजेपी ने डिस्टेंस कर लिया उस स्टेटमेंट से, कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा भरोसा है, उनसे हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो इसके पीछे भी कोई रणनीति आप देखते हैं? कितने बार आप एक्सप्लेनेशन मांगेंगे? आज नहीं, एक बार नहीं बोले उन्होंने, 10 दफा बोले होंगे। और वो भी मामूली, एक ऑर्डिनरी आदमी बोलता है तो हम सोचते हैं भाई चलो उसको थोड़ी बुद्धि कम है बोला। अगर जो आदमी
3-3, 4-4 बार एमपी हो गए हैं, 3-3, 4-4 बार विचारधारा में भाषण करते हैं, और आरएसएस के तो प्रमुख भी बोल रहे हैं। हम क्या समझेंगे इसको? अनलेस मोदी साहब का इस विचार पे अगर मोदी साहब सहमत नहीं होते तो ऐसा बोलता ही नहीं कोई। अरे कैसे कैसे लोगों को उन्होंने टिकट बंद कर दिया, और ऐसे लोगों को टिकट बंद करना, बाहर निकालना उनको कोई बड़ी बात नहीं ना। वो मक्की को निकाल के फेंक देसा देते हैं। मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन पे भी है और इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी है। अभी आपने कहा कि आप लोग नहीं, दोनों में इसलिए आपने ये कहा चुनाव आयोग से काफी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी अब समय मांग रही है और मिलने का वक्त नहीं मिला। आज भी आपने कहा कि 100% वीवीपैट की पर्ची को लेकर काउंटिंग होनी चाहिए। चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है, आप लोग चाहते हो कि वीवीपैट की हर पर्ची की गिनती की जाए, ऐसे में रास्ता क्या है? और दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्यूमुलेटिव अमाउंट किस आदमी ने खरीदा है इसकी तो जानकारी देंगे, किसको दिया है और कितना दिया है ये जानकारी नहीं देंगे। तो इन दोनों विषयों पे आपकी क्या राय? देखिए, किसको दिया किसको नहीं दिया उसका जानकारी तो नहीं देंगे। अब क्या देंगे? वो लेके क्या करना है? हमको तो असल में होना किस व्यक्ति से आप लिए, उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट दिए, क्या उसको क्या ईडी एग्जम्पशंस में आपको मिला, क्या उसको क्या इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला, क्या उसको किस तरीके का फायदा उसको किया, वो हम छानबीन करते हैं। तो आप वही नहीं दे रहे ना। My question is essentially a follow-up of what Vijayalakshmi asked, that the BJP has officially and categorically denied that or distanced itself from the statement of Mr. Hegde. And they reiterated that the party fully believes in the Constitution. Despite that, you are holding a press conference today, a good 24 hours later, after BJP's clarification. What do you want? Do you want the Prime Minister to come out and make the same statement? What exactly is your point of view? I want to protect your freedom of expression and myself. And secondly, why Modi is keeping quiet? Today he might have clarified. This is not first time. Several times they have spoken, from RSS chief to MPs. Many MPs even from UP, they spoke earlier. Their karyakartas have spoken. Why should not he clarify? If anybody speaks against the Constitution, I will throw you out. Why should not he say? That is why I am asking. Sanjeev. सर, इंडिया अलायंस की 26 पार्टीज एकत्र होकर 17 said this press conference is on the attack on the Constitution. Please restrict your questions to that. All other questions we will take separately. This press conference has been called because there is a deliberate attack on the Constitution. Please stick to those questions. Sir, I If you understand. don't have any questions on that, please ask. खड़गे जी, आपने कहा कि जिस तरीके से संविधान पर अटैक हो रहा है, जिस तरीके से उसको कोशिश की जा रही है कि दबाया जाए वंचित वर्ग को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप हंगामे का जिक्र कर रहे हैं। किस तरह का हंगामा होगा? क्योंकि सरकार तो बार बार कहती रही है कि संविधान के साथ हैं वो, और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब नए संसद का उद्घाटन हुआ तो संविधान सदन भी नाम रखा। हमने देखा कि उन्होंने संविधान के प्रति उसका बड़े आदर किया था, उसके साथ उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया था। तो कई मौके आए जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो संविधान के जो प्रारूप हैं और उसका पूरा आदर करते हैं। आदर तो करते हैं, हाथी के दांत दिखाने एक होते हैं, खाने के एक होते हैं, समझे आप? तो ये मोदी जी तो अपने लोगों को कंजम्पशन के लिए अलग बोलते हैं और पब्लिक कंजम्पशन के लिए अलग बोलते हैं। इसमें आप कौन सा पसंद करते हैं वो ले लो। Jayendra,
इसी विषय पर एक सवाल। आपने दो बार कहा कि संविधान बदलने आपने दो बार कहा सर कि संविधान बदलने की कोशिश होगी तो देश में हंगामा होगा। तो जब सामने से इरादा जाहिर कर दिया गया है कि बहुमत दीजिए संविधान बदलेंगे, तो सवाल है कि हंगामा कब होगा? चुनाव के बाद जब कोशिश होगी तब, या चुनाव के पहले? सवाल आपसे पहले भी पूछा गया कि कांग्रेस का रोड मैप इस बयान को लेकर आगे क्या रहने वाला है? देखिए, हंगामा होगा इसका मतलब ये नहीं कि रोड पे आके सभी लोग लड़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो लोग वंचित है, जिन लोगों के लिए सामाजिक न्याय का इसमें प्रबंध है और देश के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स भी है, इन चीजों को अगर धक्का दिया तो क्या लोग चुप बैठेंगे? आप चुप बैठेंगे? अगर आपका बोलने का अधिकार छीन लिए, कहने का अधिकार छीन लिए, लिखने का अधिकार छीन लिए, तो आप चुप बैठेंगे? आप हमारे साथ ही आएंगे ना। सर, आपने इस मामले को बड़े तरीके से उठाया है। क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इकट्ठे होकर इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर प्रहार करेंगे? देखिए, आप फिर उधर चले गए। सामने वाले जो बोल रहे थे उसको आपने उठाकर फिर और तरीके से बोला। हम बराबर उसका जवाब देते रहेंगे। जब होने वक्त सब गठबंधन के लोग हम सब मिलके ही लड़ते रहेंगे, जैसा जाति जनगणना के लिए हम लड़ रहे हैं और सभी लोग सहमत हो गए, और किसान न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, सभी लोग सहमत हो रहे हैं, और एमएसपी के लिए हम लड़ रहे हैं, किसान के लिए, वो उसमें भी सहमति है। तो ऐसे युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी, अपना हाई प्राइसेस के लिए, ये सारी चीजें हम मिलके ही लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। Yes. So I'm from Tamil Nadu. The Kerala Congress spokesperson says it's related to Congress only. खड़गे जी, बीजेपी को, मोदी जी को 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आपको जनता से कितनी सीटें चाहिए? मेरे को देखिए, 400 सीटें, सुनो, 400 सीटें वो ख्वाब देख रहे हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं 370, फिर बोलते हैं, उन्होंने बोलने दो ना, इवन 600 सीट बोलने दो। संविधान में प्राविधान है 543 का, 43, सॉरी 2 सीट कम कर दिया, तो नॉमिनेटेड है वो। मैं सबको मिला के बोल रहा था, क्योंकि नॉमिनेट भी वही करेगा ना, है तो ये बात जो है, हम ये जनता के सामने ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सिर्फ हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं ला। पॉलिटिक्स तो होते रहते हैं, हंगामा होते रहते, पार्लियामेंट में बाहर होते रहते, वो बात हो रही है, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको कोई बचपना नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास हिम्मत है तो बोलो आपके लोगों को, मुंह बंद करके बैठो, या तो मेरे पार्टी से निकाल चलो, क्योंकि पार्टी तो अकेली की है ना, उसमें दूसरे तो कोई इंटरफेयर नहीं करते। आप बेचारे इंटरफेयर करने में मार्गदर्शक सब बाहर बैठे हैं। चलिए खड़गे साहब, मेरा सवाल, आखिरी सवाल है। अभी आपने ईवीएम की बात की, वीवीपैट की आपने बात की, आपने कहा कि ईवीएम पे शंका है, और शंका इसलिए है क्योंकि उसकी जो पर्ची है वो गिनी नहीं जाती है। नहीं तो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, नहीं मैं कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि आप लोग डिमांड करें कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाएं? देखो, ये पहले हमने कहा है, फिर वो कहने की जरूरत नहीं। कम से कम वीवीपैट तो गिनो पूरे, यही बस हमारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।